और चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें कि रिकॉर्ड वोटिंग के साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और इस बार विधानसभा चुनाव में 0.25% मत प्रतिशत बढ़ा है। 2018 में कुल 74.71% वोटिंग हुई थी, तब 25 जिलों के 103 सीटों पर स्टेट औसत से कम रहा था वोटिंग प्रतिशत। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में 74.96% वोटिंग और इस बार जोड़ा गया था करीब 1 लाख नवविवाहितों को मतदान के लिए। तो वहीं 22 लाख से ज्यादा पहली बार मतदान करने वाले जुड़े थे वोटर्स। 500 से ज्यादा ट्रांसजेंडर्स, बड़ी संख्या में विमुक्त और वंचित वोटर्स, वहीं महिला संचालित दिव्यांग संचालित बूथों की संख्या को भी इस बार बढ़ाया गया था। आपको बता दें कि कम मतदान वाले बूथों की भी यहां पर 1 घंटे की मॉनिटरिंग हो रही थी और 26,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की गई थी। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को होम वोटिंग की सुविधा इस बार मिली, फिर भी उम्मीद के अनुरूप नहीं हो पाई वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी। यहां पर उम्मीद की जा रही थी कि वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन उम्मीद के अकॉर्डिंग वोटिंग प्रतिशत उतना नहीं बढ़ पाया। हालांकि करणपुर में चुनाव स्थगित फॉर्म 17A की जांच के बाद स्थिति स्पष्ट नजर आएगी। तो कुल मिलाकर इस बार पूरे प्रयास किए गए थे कि मतदान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन कुछ जगह पर मतदान में बढ़ोतरी हुई और आपको पिछला चुनाव है उसका भी प्रतिशत बता रहे हैं। आपको बता दें कि 2018 में कुल 74.71% वोटिंग हुई थी, तब 25 जिलों की 130 सीटों पर स्टेट औसत से कम वोटिंग प्रतिशत रहा था। लेकिन इस बार के चुनाव में 74.96% वोटिंग हुई और इस बार 1 लाख नवविवाहितों को जोड़ा गया था। 22 लाख से ज्यादा पहली बार मतदान करने वाले जुड़े थे वोटर्स और इसी के साथ 500 से ज्यादा ट्रांसजेंडर्स, बड़ी संख्या में विमुक्त और वंचित वोटर्स को भी जोड़ा गया। वहीं महिला संचालित दिव्यांग संचालित बूथों की संख्या को भी बढ़ाया गया। तमाम प्रयास यहां पर किए गए कि मतदान के दिन जो मत है वो बढ़े, उनकी संख्या बढ़े। और आपको ये भी बता दें कि कम मतदान वाले बूथों की भी यहाँ पर 1 घंटे की मॉनिटरिंग की जा रही थी और 26,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को होम वोटिंग की सुविधा इस बार मिली है। एक बहुत ही रोचक पहल इस बार की गई, क्योंकि जो दिव्यांग लोग थे उन्हें होम वोटिंग की सुविधा मिली ताकि वो घर से ही मतदान में हिस्सा ले सके। फिर भी जो उम्मीद की जा रही थी उसके मुताबिक वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि करणपुर में चुनाव स्थगित फॉर्म 17A की जांच के बाद पूरी स्थिति क्या है तब स्पष्ट हो पाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव पिछली बार की तुलना में इस बार रिकॉर्ड मतदान। आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर पूरे राजस्थान में मतदान बढ़ा है। अगर पश्चिमी राजस्थान को छोड़ दिया जाए तो पूरे राजस्थान में इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। दक्षिण में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, 76.92% इस बार मतदान हुआ और सबसे कम मतदान जहां पर हुआ वो जिला है पाली, यहां पर हुआ है 65.12% और सबसे ज्यादा 82.32% मतदान रहा जैसलमेर जिले में। तो वहीं सबसे ज्यादा पोखरण सीट पर भी मतदान देखने को मिला और मारवाड़ जंक्शन में सबसे कम वोटिंग 61.10% रहा और कई विधानसभा सीटों पर 5% से भी ज्यादा मतदान हुआ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की सीटों पर कम वोटिंग हुई। तो वहीं राजेंद्र राठौड़ डोटासरा की सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। तो देखिए, एक तरफ सीएम अशोक गहलोत और एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के यहाँ पर तो वोटिंग कम हुई है, लेकिन अगर बात की जाए तमाम दिग्गज नेताओं की, जिनमें राजेंद्र राठौड़ है, गोविंद सिंह डोटासरा है, इनके सीटों पर जो वोटिंग का प्रतिशत है वो बढ़ा हुआ नजर आया। और अगर 12 की बात करें तो आपको बता दें कि 12 की देवपुरिया और कालू खेड़ा में एक भी वोट नहीं डाला गया है। अधिकारियों ने कई दौरे की यहाँ पे वार्ता की, लेकिन ग्रामीण लोग यहाँ पर माने नहीं। उनको मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन ग्रामीण अंत तक टिके रहे और वोटिंग यहाँ पर नहीं हुई। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं को लेकर ये ग्रामीण नाराज थे और इन्हें अंत तक मनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये लोग माने नहीं। तो कुल मिलाकर इस बार वोटिंग प्रतिशत तो बढ़ा है सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की सीटों पर, लेकिन कम वोटिंग नजर आई। और चलिए बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने देर रात तक कांग्रेस प्रत्याशियों से बातचीत यहां पर की
कांग्रेस उम्मीदवारों से मतदान को लेकर जानकारी यहां पर लेते हुए नजर आए सीएम अशोक गहलोत। आपको ये भी बता दें कि फोन पर करीब 100 से अधिक उम्मीदवारों से चर्चा की गई सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। कांग्रेस प्रत्याशियों से मतदान को लेकर पूरा फीडबैक यहां पर लिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जा सकते हैं तेलंगाना के दौरे पर और तेलंगाना से विधानसभा चुनाव की प्रचार को वो संभालेंगे। जो प्रचार की कमान है उसे सीएम अशोक गहलोत संभालेंगे। तो वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी और उससे पहले लगातार जो है प्रचार किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहां पर जाकर कमान संभालने वाले हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना के हैदराबाद सहित शहरों में बड़ी संख्या में राजस्थानी रहते हैं। जो तेलंगाना का हैदराबाद है वहां पर भी राजस्थानी रहते हैं और आसपास के कई क्षेत्रों में राजस्थानी रहते हैं। तो ऐसे में प्रवासी राजस्थानियों से कांग्रेस के लिए वोट की अपील और उनके लिए समर्थन मांगते हुए सीएम अशोक गहलोत नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा है सीएम अशोक गहलोत से जुड़ी हुई। तो सीएम अशोक गहलोत तेलंगाना जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि कल मतदान था, तो ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशियों से सीएम अशोक गहलोत ने देर रात बात की। कांग्रेस उम्मीदवारों से इस बातचीत के दौरान जानकारी ली गई और करीब 100 से अधिक उम्मीदवारों से यहाँ पर चर्चा हुई और पूरा फीडबैक यहाँ पर लिया गया कि किस तरह से उनके विधानसभा में उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदान हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि सीएम अशोक गहलोत कल से तेलंगाना के दौरे पर जा सकते हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के प्रचार की कमान सीएम अशोक गहलोत संभालेंगे और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा, वोटिंग होगी। तो ऐसे में सीएम अशोक गहलोत खुद कमान संभालने वाले हैं और कल तेलंगाना जा सकते हैं। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि तेलंगाना के हैदराबाद सहित शहरों में बड़ी संख्या में राजस्थानी रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रवासी राजस्थानियों को साधने के लिए सीएम अशोक गहलोत का ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जाएगा, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत प्रवासी राजस्थानियों को साधेंगे, उनसे कांग्रेस के लिए वोट की अपील करेंगे और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में ये दौरा बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। संविधान दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का लेख। आपको बता दें कि ओम बिरला ने संविधान दिवस पर सभी देशवासी को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि 26 नवंबर 1949 को लोकार्पित किया गया था भारतीय संविधान। मैं की कसौटी पर हमेशा खरा उतरने वाला भारतीय संविधान। जिस तरह बुद्ध संघों की बैठक करते थे वैसा ही संसद का स्वरूप। 165 दिन चले थे संविधान सभा की 11 सत्र, 7,600 से ज्यादा संशोधन, 2500 संशोधन पर बहस और उस समय संविधान को लेकर थी उत्सुकता। आगे उन्होंने लिखा कि संविधान सभा की बैठक देखने पहुंचे 50,000 से ज्यादा लोग। संविधान सभा को हजारों की संख्या में मिले थे पत्र सुझाव। ये संविधान के निर्माण में आम जनता की दिलचस्पी का प्रतीक है। पिछले दिनों संविधान में 106वां संशोधन नारी शक्ति वंदन विधेयक किया गया। सही मायनों में भारतीय गणतंत्र का मार्गदर्शक है संविधान। तो ओम बिरला ने ये संविधान को लेकर लिखा और उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों की भागीदारी रही थी वो दिखाता है कि लोग कितने इसके प्रति उत्सुक थे। और उन्होंने ये भी लिखा कि आप सभी देशवासियों को मैं संविधान दिवस की शुभकामना देता हूं। तो कुल मिलाकर उन्होंने यहाँ पर बधाई भी दी और लिखा कि मैं की कसौटी पर हमेशा खरा उतरने वाला है भारतीय संविधान और जिस तरह से बुद्ध संघों की बैठक करते थे वैसा संसद का स्वरूप है। 165 दिन चले थे संविधान सभा की 11 सत्र और 7600 से ज्यादा संशोधन। आपको बता दें कि उन्होंने आगे लिखा कि 2500 संशोधन पर बहस उस समय संविधान को लेकर उत्सुकता को दर्शाता है। संविधान सभा की बैठक देखने 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे और संविधान सभा को हजारों की संख्या में मत पत्र सुझाव मिले थे। इस संविधान के निर्माण में आम जनता की दिलचस्पी का प्रतीक है। ये दिखाता है कि आम जनता इसमें कितना दिलचस्प ले रही है। तो वहीं आगे उन्होंने लिखा कि पिछले दिनों संविधान में 106वां संशोधन जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक कहा जाता है वो जोड़ा गया था और सही मायनों में भारतीय गणतंत्र का मार्गदर्शक है हमारा संविधान। संविधान दिवस पर राम माधव का लेख। आपको बता दें कि 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। 1949 में इस तारीख को लोकार्पित किया गया था भारतीय संविधान। उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद से देश में कई बार उठी है नए संविधान की मांग। दरअसल संविधान को फिर से लिखना आसान काम नहीं है और नेपाल में 1948 से 2007 के बीच
6 संविधान थी और 2015 से मौजूदा संविधान भारतीय संविधान को उपनिवेश काल से जोड़ते हैं कई लोग। लेकिन पिछले 7 दशकों से भारत में संविधान पूरी तरह सफल है। सिर्फ नेता ही कर सकते हैं संविधान को नाकाम। आरएसएस से जुड़े इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष राम माधव, तो उन्होंने ये बड़ी जानकारी यहाँ पर दी और उन्होंने यहाँ पर नेपाल का भी जिक्र किया और बताया कि नेपाल में एक वक्त था जब बहुत ज्यादा संविधान थे। उन्होंने ये भी कहा कि अब संविधान को फिर से लिखना संभव नहीं है। आपको बता दें कि उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थी और इसके बाद से देश में कई बार नए संविधान की मांग उठी थी, नए संविधान को बनाने की डिमांड यहाँ पर हुई थी। लेकिन संविधान को फिर से लिखना आसान काम नहीं है। नेपाल में 1948 से 2007 के बीच में 6 संविधान थे और 2015 से मौजूदा संविधान भारतीय संविधान को उपनिवेश काल से जोड़ते हैं कई लोग। लेकिन पिछले 7 दशकों की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर ये जो संविधान है वो पूरी तरह से सफल है और इसे कोई अगर नाकाम कर सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ नेता, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस से जुड़े इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष है राम माधव। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न। आपको बता दें कि देर रात तक 74.96% वोटिंग का अपडेट आंकड़ा आया और पोखरण में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि 88.79%, तिजारा में 85.15% वोटिंग हुई। 20 से ज्यादा सीटों पर जो है 80% से ज्यादा मतदान हुआ। मारवाड़ जंक्शन और आहोर में सबसे कम मतदान हुआ है। मारवाड़ जंक्शन में सबसे कम मतदान हुआ और इसका आंकड़ा भी आपको बताते हैं। मारवाड़ जंक्शन का जो आंकड़ा है वो रहा 61.10%, जो कि बहुत ज्यादा कम रहा। और अगर बात यहाँ पर आहोर की जाए तो आपको बता दें कि आहोर में जो मतदान का आंकड़ा रहा वो रहा 61.19%, जो कि बहुत ज्यादा कम है। तमाम प्रयास इस बार किए गए कि इस बार मतदान जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन कुछ जगह पर मतदान के अंदर बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली। और आपको बता दें कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो चुका है और एक बड़ा अपडेट कल आया था रात तक, जो बताता है कि इस बार वोटिंग का आंकड़ा कितना रहा। आपको बता दें कि पोखरण में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, तिजारा में भी वोटिंग ज्यादा हुई है। तिजारा की अगर बात की जाए तो तिजारा में 85% जो है वोटिंग हुई और 20 से ज्यादा सीटों पर जहां 80% से ज्यादा मतदान हुआ। 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। अगर बात की जाए मारवाड़ जंक्शन की और आहोर की, तो ये वो जगह है जहां पर सबसे कम मतदान हुआ है। मारवाड़ जंक्शन का डाटा आपको बताते हैं। मारवाड़ जंक्शन में 61% जो है वो रहा यहाँ का मतदान और अगर बात आहोर की करें तो 61.19% यहाँ का मतदान रहा। तो बहुत कम यहाँ पे मतदान रहा और 20 सीटों से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर 80% से जो वोटिंग है वो हुई। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2023, आपको बता दें कि ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर में श्रद्धा का सैलाब देखने को मिल रहा है। कार्तिक पूर्णिमा और पंच तीर्थ स्नान का आज आखिरी स्नान है। ज्योतिषों के अनुसार आज 3 बजे से कल तक पूर्णिमा, देश प्रदेश में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थ नगरी पहुंच रहे हैं। आज और कल पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु सरोवर में स्नान करेंगे। एकादशी में शुरू हुए मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पुष्कर मेले में देश दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। आपको बता दें कि पुष्कर मेले में पशुओं की भी बड़ी संख्या में खरीद फरोख्त होती है। मेले में देश का सबसे ऊंचा 11 करोड़ का घोड़ा वीरमदेव आया है और ये आकर्षण का केंद्र इस बार रहा। अगर बात गुजरात की करें तो आपको बता दें कि गुजरात से 10 करोड़ का भैंसा राजा बिकने के लिए मेले में आया है और ये भी इस बार आकर्षण का केंद्र रहा। तो बता दें कि ज्योतिषों के अनुसार आज 3 बजे से कल तक पूर्णिमा रहेगी और देश प्रदेश में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो तीर्थ नगरी पहुंच रहे हैं और यहाँ पर तीर्थ नगरी में स्नान किया जा रहा है क्योंकि विशेष महत्व होता है ब्रह्मा की नगरी में स्नान का। तो ब्रह्मा की नगरी यानी कि पुष्कर में श्रद्धा का सैलाब और कार्तिक पूर्णिमा और पंच तीर्थ स्नान का आज आखिरी स्नान है और ज्योतिषों के अनुसार आज 3 बजे से कल तक पूर्णिमा रहेगी और देश प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थ नगरी पहुंच रहे हैं। आज और कल पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु सरोवर में स्नान करेंगे और एकादशी में शुरू हुए मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर एक बड़ा जनसैलाब ब्रह्मा की नगरी यानी कि पुष्कर में देखने को मिल रहा है और पुष्कर मेले में देश दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक भी इस मेले का लुत्फ लेने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि पुष्कर मेले में पशुओं की भी खरीद होती है और अगर यहाँ पर सबसे
खास बात की जाए तो यहाँ पर मेले के अंदर सबसे ऊंचा जो है घोड़ा देखने को मिला है, यानी कि ये जो घोड़ा है वो 11 करोड़ का है और उसका नाम वीरमदेव है, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा। और गुजरात से इसी मेले में 10 करोड़ का भैंसा आया है जिसका नाम है राजा, और वो यहाँ पर बिकने के लिए आया है, वो भी आकर्षण का केंद्र है।